हम भारत के महान्यायवादी की बात कर रहे हैं। भारत का महान्यायवादी कौन होता है जानते हैं आज। देखिए, भारत का महान्यायवादी कार्यकारिणी संघ का प्रमुख होता है। कार्यकारिणी संघ का प्रमुख मतलब कि भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। कौन होता है भाई? कौन होता है? बात करते हैं कौन होता है। कौन है भाई? भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। क्या होता है? सर्वोच्च कानून अधिकारी। अब आप ये मत सोचिएगा कि भाई सर्वोच्च कानून अधिकारी तो महान्यायाधीश होता है, जबकि न्यायाधीश अलग प्रणाली है और ये अलग है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि भारत सरकार को भी चाहिए होता है कि यदि मान लीजिए भारत सरकार का कोई मामला फंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसे भी अपने पक्ष रखने के लिए एक एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो माना कि ये आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार से एडवोकेट है। कौन का है? भारत सरकार का एडवोकेट है। कौन? महान्यायवादी। कौन है भाई? ये भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। किसके संदर्भ में? भारत सरकार के संदर्भ में और राष्ट्रपति के संदर्भ में। जानते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? बात करें कि नियुक्ति के लिए हम बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? नियुक्ति जो है इसकी राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति। अब क्या राष्ट्रपति स्वयं से कर लेगा? नहीं, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, पर भारत सरकार की सलाह पर, क्योंकि काम तो वो भारत सरकार का ही करेगा ना। तो राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार की सलाह पर इसकी नियुक्ति होती है। अच्छा, राष्ट्रपति ही द्वारा क्यों नियुक्ति हो रही है? प्रधानमंत्री स्वयं ही क्यों नहीं कर रहे इसकी नियुक्ति? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री जो है वो भी वास्तविक रूप से कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। मगर राष्ट्रपति जो है हमारे भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है, इसलिए हम राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करवाए रखते हैं। और एक जो भारत या देश का जो प्रमुख होता है वो भी राष्ट्रपति होता है, जो कि संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और उसकी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए ज़्यादातर नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। वो उन्हीं नियुक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जो संवैधानिक होती हैं। तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार की सलाह पर होती है। माफ़ करिएगा, भारत सरकार की सलाह पर तो नियुक्ति इसकी भारत सरकार की सलाह पर होती है। अब क्या आप भी बन सकते हैं भारत के महान्यायवादी? बिल्कुल हाँ। यदि आपकी पहुंच राष्ट्रपति तक है तो बिल्कुल आप बन सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको एक LLB की डिग्री करना है, बस LLB का कुछ डिग्री पास तक है। तो उसकी जो महान्यायवादी है उसकी पात्रता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हो। न्यायाधीश बनने के योग्य हो यदि अर्थात भारत का नागरिक हो। अर्थात क्या हो? मतलब भारत का नागरिक हो। और सब फालतू बात नया है। अर्थात भारत का नागरिक हो। देखिए, न्यायाधीश को बनने के लिए ऐसा कोई विशेष शर्त नहीं है। मैं उसमें भी बताऊंगा आपको भारत का न्यायाधीश बनने के लिए क्या शर्तें होती है। बहुत बेसिक सी शर्त है। पात्रता क्या है कि वो भारत का न्यायाधीश, ये तो मैंडेटरी है। आप योग्यता रखते हो, भले से हो ना,
होना नहीं चाहिए, सिर्फ योग्य रखना है। आपको सिर्फ योग्यता रखना है भारत के न्यायाधीश बनने की। पहली बात ये तो रखना ही रखना है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों का या 5 वर्षों का या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में वकील के रूप में 10 वर्षों का अनुभव हो। चिंता मत करिए, आपको कोई नोट की ज़रूरत नहीं है। यदि मार पकड़ है तो उच्च न्यायालय या वकील के रूप में 10 वर्षों का अनुभव हो, या तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, या राष्ट्रपति की दृष्टि में, मतलब राष्ट्रपति की दृष्टि में व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति वो लिख लेना यहाँ पर, वो व्यक्ति कानून विशेषज्ञ हो। कानून विशेषज्ञ के रूप में वैसे आप LLB की डिग्री ना भी हो ना, तब भी आप विशेषज्ञता प्राप्त कर लेना और राष्ट्रपति से कह के महान्यायवादी बन जाना। आपको 90,000 इसकी सैलरी होती है, सब देखेंगे हम। ये मतलब कि ये योग्यता जो है, ये तो आपको चाहिए कि भाई आप योग्यता रखते हो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की। और दूसरी बात, आपको या तो उच्च न्यायालय में 5 वर्षों का अनुभव हो न्यायाधीश के रूप में, या वकालत करी हो आपने 10 साल के लिए, या आप मतलब कि राष्ट्रपति की दृष्टि में आप कानून के विशेषज्ञ हो। ये है। अब हमने इसकी पात्रता की बात करी है और नियुक्ति कौन करता है वो भी बात कर ली है। नियुक्ति, अब चूँकि ये जो पद है ये संवैधानिक पद है, इसलिए ये जो नियुक्ति का वाला मामला है वो अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 76 में क्या हुआ, दिया हुआ है कि अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 में इसके ये पूरा जो वर्णन है नियुक्ति पात्रता का अनुच्छेद 76 में है, इसे ध्यान में रखिएगा। कौन होता है देखा, नियुक्ति हमने देखी, पात्रता भी देखी। अब हम बात करते हैं क्या कार्यकाल की क्या अवधि है। भाई कोई भी महान्यायाधीश होता है तो उसकी भी एक कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है, जैसे कि 62 साल 65 साल, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। उसी प्रकार क्या महान्यायवादी की कोई कार्यकाल है, अवधि है या नहीं? देखिए भारतीय संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार ही चलता है हमारे देश का कानून, तो इसके कार्यकाल की कोई वर्णन नहीं है, संविधान में तय ही नहीं है। मतलब कि जब तक आप नहीं मरोगे तब तक आप रह सकते हो। कौन? महान्यायवादी। संविधान में तय नहीं, संविधान में भी तय ही नहीं हुआ इसका कार्यकाल। जब तक आपकी पहचान रहेगी किससे, राष्ट्रपति से या भारत सरकार से, तब तक आप क्या कर सकते हो, बने रह सकते हो। क्या आपको निकाला जा सकता है? क्योंकि महान्यायाधीश को वही कानूनी प्रस्ताव द्वारा निकाला जा सकता है। क्या इसका भी निष्कासन किया जा सकता है महान्यायवादी का? तो इसके जवाब है नहीं। कार्यकाल देखा हमने भी, कार्यकाल, इसका निष्कासन देखते हैं। निष्कासन की बात करें तो ये महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया ही नहीं दी संविधान में। क्या प्रक्रिया मेंशन ही नहीं है, प्रक्रिया दी ही नहीं, संविधान में प्रक्रिया ही नहीं दी, कोई प्रक्रिया नहीं संविधान में। परंतु एक बात जरूर है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब
भारत में जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही रहता है। तो संविधान में प्रक्रिया तो इसकी निष्कासन की नहीं दी, परंतु ये किसके प्रसाद पर्यंत, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, मतलब कि उनकी इच्छा तक ही रहता है। उनकी इच्छा जब होगी जब इसे हटा देंगे। तक रहता है। हालांकि राष्ट्रपति स्वयं से कोई काम नहीं करती, वो मंत्रिपरिषद या हम मंत्रिमंडल कहें, मंत्रिपरिषद की जगह मंत्रिमंडल कहना बहुत उचित होगा। मंत्रिमंडल की सलाह से ही वो पूरे अपने कार्य करते हैं। तो इसको भी किसकी सहायता से हटाएंगे, वो उनकी सलाह पर से हटाएंगे, मंत्रिमंडल की सलाह पर से। अब देखते हैं कि भाई आप बन गए हो, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको कोई हटा नहीं सकता। अब देखते हैं कि इसके कर्तव्य और कार्य क्या है। कर्तव्य और कार्य मेरे से इसके कर्तव्य और कार्य का वर्णन अनुच्छेद 105 में है। अनुच्छेद 105 इसके कर्तव्य, कार्य और शक्ति विशेषाधिकार से संबंधित होता है। मगर अभी हम मूलतः साधारण कर्तव्यों की बात करते हैं। इसका क्या कर्तव्य होता है कि ये भारत ऐसे, मतलब कि ये ऐसी कानूनी मामलों पर भारत सरकार की सलाह देने का काम है। कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना। क्योंकि देखो यार, जो मंत्री आते हैं वो तो लिखे पढ़े होते नहीं हैं, तो उनको समझ में आ जाए ज़्यादा। तो कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना। मान लीजिए कल को कोई जो केस कर दिए भारत सरकार पर, होते रहते हैं ऐसे छोटे मोटे केस या FIR किसी मंत्री के खिलाफ, तो कानूनी मामले में भारत सरकार को सलाह देना, भाई हम तुम्हें सलाह दे रहे हैं, ऐसा ऐसा काम करना है, आपको ऐसा ऐसा बयान देना है, वही काम करिए। कानूनी मामले में भारत सरकार को सलाह देते हैं। और पहला काम तो यही हुआ है। और जो राष्ट्रपति भेजता है इन्हें, राष्ट्रपति के संदेश भाग भी होते हैं, पता है। जो राष्ट्रपति सलाह देता है या भेजता है, उसे भारत सरकार को देते हैं कि भाई पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, फिर दूसरा काम हुआ कि कानूनी रूप से, मतलब अन्य कर्तव्यों का पालन भी करता है। कानूनी रूप से राष्ट्रपति जो इसे सौंप देता है। अब राष्ट्रपति ऐसा कोई काम तो सौंप नहीं सकता। मान लीजिए कोई ऐसा काम सौंप दिया जो कानून से संबंधित ना हो, अब राष्ट्रपति वही काम इसको सौंप सकता है जो कानून से संबंधित हो। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति कोई भी काम सौंप सकता है भाई, बहुत से काम होते हैं कानून से संबंधित। राष्ट्रपति द्वारा कानून से संबंधित कार्यों का निर्वहन करता है। ये संबंधित कार्यों का निर्वहन करता है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो कानूनी रूप से निर्वहन कर रहा है, ये राष्ट्रपति द्वारा है। फिर भारत सरकार के समस्त कानून से संबंधित कार्यों की सुनवाई के लिए कहाँ उपस्थित होता है? हाईकोर्ट और सुनवाई हेतु SC मतलब SC वाला वो नहीं, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट और
हाई कोर्ट में उपस्थित होता है भाई साहब, ये उपस्थित हुआ है। दूसरी बात, और आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के तहत अभी यहाँ कौन, भारत सरकार, अभी यहाँ कौन, अभी मैं आपको समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या होता है, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। राष्ट्रपति जो होता है भाई सर्वोच्च न्यायालय से क्या लेता है, परामर्श करने की शक्ति दी है। अनुच्छेद 144 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति दी गई है। अब वो परामर्श तो ऐसा करेगा नहीं, बीच में कोई तो होगा ना परामर्श करने की शक्ति, राष्ट्रपति की ये शक्ति है। अब जब परामर्श करते हैं, मतलब कि ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करता है, तो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। भारत सरकार क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी मामले में भारत के संदर्भ में राष्ट्र प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि मैं आपको बताऊं, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा, समझिएगा, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। मतलब सीधी सी बात है कि अनुच्छेद 144 में राष्ट्रपति की एक शक्ति प्रदान की गई है कि वही वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। अब राष्ट्रपति अपना जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति कहता है कि भाई एक काम करो, उच्च न्यायालय में जाओ और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, क्योंकि राष्ट्रपति भी संरक्षण प्रदान करता है इसको, सरकार को। तो राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय में किसका प्रतिनिधित्व करेगा, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे पता है नहीं भी आ रहा होगा तो अब आ जाएगा समझ में। भारत सरकार का क्या करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है और इसका कोई ऐसा काम नहीं है। हालांकि संविधान में और भी अन्य कानून द्वारा से प्रदत्त कार्यों का निर्वहन भी करना, बहुत से संविधान में जो भी कानून से संबंधित कार्य है वो यही करता है। सीधी सी बात है भाई, संविधान में जो भी संबंधित कार्य होंगे, कानून से संबंधित कार्य प्रवक्ता के रूप में यही करता है। अब हमने देखा क्या, आपने देखा कि इसका काम क्या था। इसका मुख्यतः काम आपको क्या याद रखना है, मुख्यतः इसका जो काम है वो इतना याद रखना है, जो कानूनी मामलों में सलाह देना। किसको सलाह देना, भारत सरकार को सलाह देना। और जो राष्ट्रपति सलाह भी दे सकता है और राष्ट्रपति भी कुछ अपनी सलाह है वो भारत सरकार से साझा इसके मामले में कर सकते, सिर्फ कानूनी मामलों में। राष्ट्रपति द्वारा कानून से संबंधित कार्यों का निर्वहन करता है कि भाई राष्ट्रपति ने कोई काम दे दिए इसके लिए कि ये काम करो, तो वो भी करता है। भारत सरकार के समस्त कानून से संबंधित कार्यों की सुनवाई हेतु कहाँ जाता है, ये SC और SC में जाता है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हो जाता है। अनुच्छेद 143 के तहत ये सर्वोच्च न्यायालय में मतलब राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय से। तो उसके तहत ये राष्ट्रपति क्या कहता है कि भाई तुम जाओ कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय जाओ, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। यहाँ राष्ट्रपति स्वयं कह रहा है। अब अपन देखते हैं कि भाई अब इसके अधिकार देखते हैं, किसके अधिकार, महान्यायवादी के अधिकार। ये तो उसके कर्तव्य हो गए भाई, जो दूसरे द्वारा उसे ऑर्डर मिल रहा था वो काम कर रहा था। अब इसके अधिकार इसके अधिकार और सीमाएं कि भाई इसके क्या अधिकार। सबसे पहला अधिकार है, अब मान लीजिए
यदि कोई कानून से संबंधित काम ऐसा है जो संसद द्वारा, मान लीजिए विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाया जा रहा है, तो इसका संसद में जाना तो बनता है ना संसद में जाना, बिल्कुल। तो इसे एक अधिकार दिया गया है कि भाई ये संसद के दोनों सदनों, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में या संयुक्त बैठक, उन दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है राज्यसभा और लोकसभा की, उसे संयुक्त बैठक में उपस्थित हो सकता है। संसद की समिति कार्रवाई में, समितियों की कार्रवाई, संसद की लिखना है, संसद की समितियों की कार्रवाई में ये भाग भी ले सकता है कार्रवाई में उपस्थित होकर भाग ले सकता है। इसको बिल्कुल सीट दी जाएगी बैठने के लिए, आइए बैठिए, भाग ले सकता है। अब भाग तो ले सकता है, परंतु ये संसद तो होता नहीं है, मतलब कि ये कोई मंत्री तो होता नहीं है, इसलिए वोट देने का अधिकार नहीं है इसे। परंतु वोट देने का क्या नहीं है इसे अधिकार नहीं, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं। अब संसद में वोट नहीं दे सकते हैं, ऐसे तो दे सकता है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है संसद में। मतलब कि वोट देने के अधिकार के सिवाय ये, मतलब इसके सिवा ये दोनों संसद की दोनों बैठकों, संसद की दोनों सदनों में या संयुक्त बैठकों में उपस्थित हो सकता है, संसद की समिति कार्रवाई में उपस्थित होकर भाग ले सकता है, परंतु वोट देने का अधिकार के सिवा। पहला काम तो हो गया। अब मान लीजिए जब ये संसद की कार्रवाई में जाएगा और जब वो संसदों से बात करेगा तो कि भाई तुम्हारे वेतन भत्ते क्या हैं, क्या विशेष अधिकार मिल रहे हैं, बात करेगा तो उसे बुरा लगेगा यार उसके कम वेतन भत्ते हैं, इसीलिए इसको भी उतने ही वेतन भत्ते दिए जाते हैं जितने संसद को दिए जाते हैं। मतलब कि इतने इसे विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जितने एक संसद सदस्य के रूप में, जो किसी संसद के सदस्य के रूप में प्राप्त होते हैं। विशेषाधिकार वे उन्मुक्ति अधिकार में, क्योंकि बहुत सी उन्मुक्ति होती हैं कि आप मुक्ति है, आप ये काम कर सकते हैं। उन्मुक्तियों में संसद के सदस्य के बाद छूट दी गई है। संसद के सदस्य के बहुत ही प्राप्त है, बहुत ही कैसे प्राप्त है। अब पहली बात हुई गई, दूसरी बात खुश हो गया बेचारा, किसी विशेषाधिकार और वो सब संसद के जितने संसद के सदस्य को प्राप्त होते ही इसको प्राप्त हुई, इसको प्राप्त हुई। अब मान लीजिए अब ये संसद में गया, अब संसद में जाके इसे कुछ वक्तव्य देना था, वक्तव्य देगा, समितियों में अपना वक्तव्य देगा और भारत सरकार का वहाँ पे भी पक्ष रखेगा। अब देखिए, अब हालांकि भारत सरकार बहुत बड़ी सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है, इसलिए उसे हर टाइम तो काम आता नहीं है, कभी कभार आ जाता है, काम। अब मान लीजिए तब तक के ये फ्री बैठेगा नहीं बैठेगा, तो इसे क्या है कि इसे फ्री ना बैठने के लिए, क्योंकि ये कोई विशेष अधिकारी नहीं है, मतलब विशेष अधिकारी तो है परंतु कोई सरकारी सेवक नहीं है, इसलिए इसे ये वकालत अन्य लोगों को भी कर सकता है। मतलब कि मान लीजिए उसके दोस्त जो मान लीजिए पहले ये कोई वकील थे
और अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं, तो इन्हें अधिकार है ये किसी तीसरे का मतलब कि अपने पुराने पेशे को भी अपना सकते हैं। समझ रहे हैं आप कि यदि मान लीजिए कोई मोटी रकम मिल रही है 10 लाख में कोई केस लड़ना है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं है, इसलिए इन्हें कानूनी अभ्यासों से वंचित नहीं किया जा सकता। कानूनी अभ्यास मतलब वकालत से, चूँकि ये सरकारी सेवक नहीं है, क्योंकि सरकारी सेवक इसलिए नहीं कि एग्ज़ाम तो निकाला नहीं है तो सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आते। सरकारी सेवक नहीं है इसे तो किस अभ्यास से इन्हें वकालत से वंचित नहीं किया जा सकता, या वकालत नहीं कानूनी अभ्यास कह सकते हैं। कानूनी अभ्यास नहीं किया जा सकता, कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कल को राहुल गांधी हैं, वंचित नहीं कर सकते। अब कल को राहुल गांधी भारत सरकार के खिलाफ इनसे केस लड़ा है तो ये लड़ेगा कि नहीं? ऐसे तो ये कह देगा यार हम तो लड़ा रहे हैं यार भारत सरकार के खिलाफ। तो इसीलिए इसको प्रावधान करने के लिए तो इसकी सीमा भी हमने एक सीमा लिखी ना, सकता। तो इसकी सीमा ये है कि ये भारत सरकार के खिलाफ किसी भी मामले पर सलाह या कोई संक्षिप्त जानकारी नहीं देगा। भारत सरकार के खिलाफ किसी सलाह या जानकारी अन्य को नहीं देगा, और यदि दिया इसे अधिकार नहीं देना, अन्य को नहीं देगा। अन्य गलत एक बार लिख लेता हूँ। भारत सरकार के खिलाफ किसी भी सलाह मतलब भारत सरकार के खिलाफ किसी सलाह या जानकारी को अन्य लोगों को देने का अधिकार नहीं है। संचित जानकारी देने का अधिकार नहीं है। मतलब भारत सरकार के खिलाफ मतलब कि ये किसी को क्या, ये खुद सोशल मीडिया पर भी नहीं बोल सकता। भारत सरकार के खिलाफ किसी भी मामले में सलाह जानकारी देने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार के खिलाफ किसी भी मामले में सलाह जानकारी देने का अधिकार नहीं है। किसी भी मामले में संक्षिप्त लिखा है संविधान में, मतलब कि उसमें संक्षिप्त जानकारी नहीं दे सकते, जानकारी देने का अधिकार नहीं। तो ये था हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं कि भारत का सर्वप्रथम कौन था। भारत का प्रथम एजी MC शीतलवाड़ थे। कौन थे? MC शीतलवाड़ थे। सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा भाई? सबसे अधिक कार्यकाल की यदि बात करें तो इन्हीं का ही रहा। तो सबसे कम किसका रहा? सबसे कम यदि देखा जाए तो भाई एक शोरीबाजी थे, नाम ही इनका ऐसा है, शोरीबाजी। इनका सबसे कम कार्यकाल था।
देखो कार्यकाल कम होने से यही तात्पर्य है, शोरेबाजी लिखाइए, शोरेबाजी। तो सब कार्यकाल कम होने से तात्पर्य है कि भाई सरकार बदला गई होगी, सर दूसरी सरकार को पसंद नहीं आए होंगे बस। वर्तमान में कौन है भाई? वर्तमान में यदि देखें तो भाई वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है अपनी, वर्तमान में तो आप ही बताइएगा कौन है, क्योंकि ये तो बहुत करंट का क्वेश्चन है। वर्तमान में ही बताता हूँ बैंक जी, वर्तमान हमारा आपके लिए क्वेश्चन है कि भाई वर्तमान में कौन? वेंकटेश्वर है, वेंकटरमण है, एक नाम भूल गया, हाँ के वेंकटरमण, हाँ के वेंकटरमण ही है शायद, हाँ के वेंकटरमण ही है। एक बार देख के बताऊँगा। के वेंकटरमण शायद अभी बने हैं आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी नाम याद आ रहा है, आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी है अभी वर्तमान में। अब इससे संबंधित अनुच्छेद देखते हैं, मतलब कि संवैधानिक उपबंध क्या है? संबंधित किससे संबंधित? आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76 नियुक्ति और पात्रता की बात करता है कि भाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी, इसकी फलानी पात्रता होगी। आर्टिकल 88 कहता है कि भाई संसद में इसे बोलने उपस्थित होने का अधिकार है। अनुच्छेद 105 इसकी कार्य शक्ति के बारे में बताता है, जो हमने देखा था, कार्य शक्ति, विशेषाधिकार कार्य के बारे में बताता है। तो ये था आज का, और ये किस भाग में है? ये भाग 5 भारत संघ है, संघ की सरकार इसके अंतर्गत आता है। तो आज के लिए इतना ही, समझ गए होंगे आप।